नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और कल हम कार्यपालिका से संबंधित चीज़ें देखी थी और उसमें हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इन को देखा था और प्रधानमंत्री से संबंधित विभिन्न चीज़ों को देखी थी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। और आज हम पार्लियामेंट यानी कि सांसद, आज हम संसद स्टार्ट कर रहे हैं कि संसद क्या होती है, संसद के अंग कौन कौन से होते हैं तथा जो अंग होते हैं उनकी संरचना कैसे होती है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम संसद में देखेंगे और जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं जब व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है, और क्या निर्योग्यताएं निर्धारित की गई हैं अगर व्यक्ति जो भी सदस्य है अगर उन पैमाने पर वो गलत पाया जाता है तो उसको उस पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा या सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तो इन्हीं के चलते आज हम सबसे पहले पार्लियामेंट देखेंगे कि संसद क्या देखेंगे, संसद क्या होती है। ठीक है, आपको पता है कि संसद ये जो प्रणाली है जिसको हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, ठीक है, कहाँ से, ब्रिटेन से, तो वही प्रणाली हमने सीधा अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि आज़ादी से पहले यहाँ ब्रिटेन शासन हुआ करता था और हमारे जो नेता थे या जो भी यहाँ की लीडर थे तो उन्होंने उस चीज़ से वो काफ़ी वाकिफ थे कि कैसे कार्रवाई होती है, कैसे सरकार चलती है। तो उस चीज़ को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। तो उसी के चलते उन लोगों ने जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली थी उसको एज इट ग्रहण कर लिया, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं लेकिन जो प्रणाली अडॉप्ट किया है हम लोगों ने उसको सीधे हमने वहीं से ग्रहण किया है कि कैसे लोकसभा, राज्यसभा, इस प्रकार की तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आपको पता है कि जो संसद है वो केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। किसका? संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। ठीक है, केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। ठीक है, संसद जो है वो केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है, यानी कि जो विधान से संबंधित चीज़ें होती हैं, जो कानून होते हैं, वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। इसलिए उसको केंद्र सरकार का एक विधायी अंग के रूप में हम मानते हैं या कहते हैं। ठीक है, वैसे संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें पहला आता है राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर संसद के अंग की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ही हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हमने देख लिया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, या फिर राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को हमने देख लिया था। ठीक है, कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती। तो राष्ट्रपति तो हो गया अपना, राष्ट्रपति के क्रम में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो गया था। अब बचते हमारे लोकसभा और राज्यसभा, कि लोकसभा की संरचना कैसी होती है और राज्यसभा की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो इनसे संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे। जो लोकसभा और राज्यसभा है इनको पहले राज्य परिषद, अखिल भारतीय संघ और इस नाम से जाना जाता था कि राज्य परिषद है या जनता का सदन है, इस प्रकार के नामों से जाना जाता था। ठीक है, 1954 में फिर इनको चेंज करके किया गया है। और जो उससे पहले एक शासन अधिनियम आया था अंग्रेजों के समय, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, उसमें भी अखिल भारतीय संघ की एक कल्पना की गई थी, एक संरचना थी, उसके तहत शासन चलाया जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस वहाँ केंद्र में 1935 में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। ठीक है, क्या की गई थी? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। तो जो संघात्मक शासन है, जो अखिल भारतीय संघ वाला जो स्वरूप है वो 1935 में हमें देखने को मिलता है। वहीं से हमने इसको लिया है, उसकी कॉपी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, और
संसद से संबंधित सबसे पहले क्या होता है कि जो संसद होती है, जो गठन होता है इसका, ठीक है, वो क्या होता है कि ये जनता की सर्वोच्च इकाई है। क्या बोलते हैं? जनता के प्रतिनिधित्व की सर्वोच्च इकाई है, ठीक है, प्रतिनिधित्व की सर्वोच्च इकाई है, ठीक है, जनता के सर्वोच्च की प्रतिनिधि इकाई है। इसका मतलब है कि जो आम जनता होती है, इसका मतलब है कि जो आम जनता होती है, ठीक है, आम जनता का, जो आम जनता होती है उसका क्या होता है, आम जनता का इसमें प्रभुत्व यानी कि संप्रभुता देखने को मिलती है। किसकी? आम जनता की संप्रभुता, ठीक है। इसमें आम जनता की संप्रभुता हमको देखने में मिलती है या अभिव्यक्त होती है कि जो जनता की शक्ति है, जो जनता ने कैसे होती है, क्योंकि जनता यहाँ लोगों को चुन के भेजती है अपने प्रतिनिधि के स्वरूप में, तो उस स्वरूप में हमें जनता में, संसद में जनता की जो संप्रभुता की जो अभिव्यक्ति है वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया। हमने क्या कहा था कि संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति तो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अगला आता है कि राज्यसभा। क्या देखेंगे हम? राज्यसभा, ठीक है। आज हम राज्यसभा देखते हैं कि राज्यसभा की संरचना कैसे होती है या राज्यसभा का गठन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी चीज को देखते हैं। राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा यानी कि ये उच्च सदन है, ठीक है, सीनेट की तरह सदन है, उच्च सदन है। और इसमें क्या होता है? इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि राज्यसभा है तो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों में अब अगर हम बात करें तो 2 होते हैं, एक तो राज्य होते हैं और संघ राज्य होते हैं। इन दोनों का समावेश किस में होता है? राज्य सभा में, ठीक है। कौन कौन होता है? इसे हम सबसे पहले क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं, अपर हाउस, ठीक है। और इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। राज्यों की बात करें तो एक तो जो स्टेट होते हैं और यूटी जो होती है, ठीक है, इन दोनों का समावेश किया जाता है, ठीक है, किसमें? राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जो व्यक्तियों की या राज्यसभा में जो किया गया कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा, तो एक आर्टिकल आता है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल, वो आर्टिकल है आपका 80। कौन सा है? आर्टिकल 80, ठीक है, आर्टिकल 80। जब हम आर्टिकल 80 की बात करते हैं तो वो ये कहती है आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 अधिकतम संख्या, राज्यसभा में जो सदस्य होंगे, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? वो होगी आपकी 250। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 250। कितनी होगी? वो होगी आपकी 250। अगर आर्टिकल 80 को देखें तो आर्टिकल 80 ये कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी, ठीक है। ये जो 200 सदस्य हैं, 250 सदस्य हैं, ये कहाँ से आएंगे? 250 जो सदस्य हैं वो कहाँ से आएंगे? ये राज्यों की विधानसभा से। कहाँ से आएंगे? राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर आएंगे, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे? निर्वाचित
होंगे। ठीक है, जो राज्यसभा में होंगे आर्टिकल 280 सॉरी आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 होगी और जो 250 मेंबर होंगे वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। ठीक है, कितने होंगे? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होंगे। इसका मतलब है कि जो 250 हैं, जो 250 हैं, इनको कौन चुन के लाएगा? ये 250 हैं, इनको राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे वो चुनेंगे। और इनका चुनाव कैसे होगा? इनका चुनाव होगा वही जो सभी में होती है, एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली, मत हस्तांतरण प्रणाली। ठीक है, इसी के आधार पर क्या होगा? इसी के आधार पर इन सब का चुनाव होगा कि जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं तो वो इसमें वोट डालते हैं। आपने कभी सुना है कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो हम भी वोट डालें? या इसमें आम जनता वोट नहीं डालती। एक बात याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि राज्यसभा में आम जनता भाग लेती है तो हम कहेंगे कि नहीं, राज्यसभा में आम जनता बिल्कुल भाग नहीं लेती है। ठीक है, राज्यसभा में कौन लेते हैं? उनके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, एक बात ये हो गई। पहली बात क्या थी कि 250 से अधिक नहीं होगी, ये अधिक और ये नहीं होगी। कितनी होगी? 250 होगी। ठीक है, अब जो सदस्य संख्या है और इसमें क्या होगा, अगली बात क्या है? अगली बात है इसमें कि इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में क्या होगा कि 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को? 12 सदस्यों को। ठीक है, और जो प्रतिनिधियों का जो आवंटन है, क्या है? प्रतिनिधियों का जो आवंटन है, वो प्रतिनिधियों का मतलब है जो सीटों का आवंटन है। प्रतिनिधियों का आवंटन है, जो प्रतिनिधि का आवंटन है, जो प्रतिनिधियों का आवंटन है, अगर हम उसकी बात करें तो ये चौथी अनुसूची में दिया गया है कि किस राज्य में कितने होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि राज्य अलग अलग होती थी, किसी की जनसंख्या अधिक है, किसी की जनसंख्या कम है, तो उस जनसंख्या को आधार बनाकर विभिन्न राज्यों के अलग अलग सदस्य होते हैं, यानी कि अलग अलग संख्या में सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि प्रतिनिधि का यहाँ संबंध है सीटों से, कि फला राज्य को इतनी होगी, फला राज्य को इतनी होती। प्रतिनिधि का यहाँ मतलब है कि किसने राज्य में सीटों का क्या होगा, जो राज्य में जो होता है वो उनकी सीटों से कि कितनी सीटें किस राज्य को होगी। और जो इनका आवंटन किया गया है सीटों का, वो किसको आधार बनाया गया? वो बनाया गया है जनसंख्या को। किसको आधार बनाया गया? जनसंख्या को आधार बनाया गया कि आधार हो। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, जैसे यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या तो सदस्य भी वहाँ जनसंख्या अधिक, जिसकी जनसंख्या कम होगी उसका प्रतिनिधित्व उतना कम होगा। ठीक है, तो ये है। अगर वहीं जब हम अमेरिका की बात करते हैं, जो अमेरिका में होता है, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में सीनेट होता है। ठीक है, सीनेट होता है। तो जो सीनेट होता है उसमें क्या होता है? उसमें चुने जाते हैं व्यक्ति कि नहीं, वहाँ जनसंख्या नहीं, वहाँ अगर स्टेट है तो उन्होंने कहा कि 2 चुन लो या 1 चुन लो, तो ठीक है, तो मतलब वहाँ हर स्टेट से 1 या 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन वहाँ जनसंख्या आधार नहीं है। क्या नहीं है? जनसंख्या बिल्कुल आधार नहीं है। वहाँ क्या है? वहाँ तो व्यक्तियों को कि ठीक है 2 इस स्टेट से आएंगे, 2 इस स्टेट से आएंगे, तो ऐसे करके वहाँ मान ली 50 स्टेट हैं। ठीक है, तो वहाँ से प्रत्येक 2 व्यक्ति आएंगे तो यानी कि 100 हो गए। ठीक है,
ऐसे सीनेट में, राज्यसभा में, वहाँ अमेरिका में ये प्रणाली है कि वहाँ व्यक्तियों को एक स्टेट से 2 को अपॉइंट किया जाता है। जबकि भारत में क्या होता है, भारत में किसी भी राज्य की जनसंख्या को आधार बनाया जाता है, उस जनसंख्या के आधार पर वहाँ सीटों का आवंटन होता है। और इन सीटों का आवंटन कहाँ किया है, संविधान की 4थी अनुसूची में। तो पहला प्रश्न उठता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, तो हम कहेंगे कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो सकती है, अधिकतम जनसंख्या अधिकतम संख्या राज्यसभा में कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। दूसरा क्या है कि सीटों का आवंटन कहाँ किया गया है, तो हम कहेंगे सीटों का आवंटन इस 4थी अनुसूची में किया गया है। कहाँ किया गया, 4थी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और राज्यसभा से संबंधित चीजें कहाँ है, आर्टिकल 80 देखेंगे तो उसमें लिखा है कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 से नहीं होगी, और इन सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, जो संघ, अब आता है कि जो संघ वाला राज्य, जो संघ वाली चीजें होती हैं, संघ यानी कि यूटीज। ठीक है, अगर हम संघ की बात करें तो कितने हैं, 9 हैं। 9 में से 3 ऐसे हैं जहां से राज्यसभा में जिनका प्रतिनिधित्व है। पहला है दिल्ली, ठीक है, दूसरा है पांडिचेरी, ठीक है, और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो 3 यूटीज हैं, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से राज्यसभा में इनका एक सदस्य आता है। ठीक है, क्या आता है, सदस्य होते हैं, इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, बच्चे कितना, 3 गए, 6 बचे, तो 6 से नहीं होते, माने कि इनकी जनसंख्या इतनी कम है, कितनी, 6 से इनकी जनसंख्या कम है। ठीक है, तो ऐसे चुनाव किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, और फिर क्या है, अगर इसको हम एक समराइज करके देखें, तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा हो गई। इसमें हम देखें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि अधिकतम सदस्य संख्या। अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, 250। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, 245। वर्तमान में कितने हैं, 245। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 245। अगर इनको और डिवाइड करें कि, ठीक है, अगर तो इसमें आएंगे एक निर्वाचित सदस्य। ठीक है, कौन से आएंगे, निर्वाचित। हमने कहा था इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक मनोनीत होते हैं और एक निर्वाचित होते हैं। जब निर्वाचित की बात करते हैं तो इसमें भी 2 होते हैं, एक राज्यों से होते हैं और एक यूटीज से होते हैं। ठीक है, तो निर्वाचित कितने हैं, 238 है। ठीक है, कितने हैं, 238। ये कितने होंगे, ये सीमा अधिकतम होगी। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, 233। ठीक है, कितने हैं, 233। और जो हैं वो बाकी कितने हैं, संघ से कितने आते हैं, संघ से कहेंगे हम कि 8 आते हैं। ठीक है, संघ से कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो बाकी कितने बचे हैं, कितना हो गया ये, और बाकी होते हैं मनोनीत। क्या होते हैं, मनोनीत। ठीक है, सॉरी, राज्यों से अगर देखें तो राज्यों से होते हैं 200, अगर बात करें तो 225 होते हैं। ठीक है, राज्यों से देखें 25, और 8 कहाँ से आते हैं, संघ शासित क्षेत्रों से। 25 8 33। और मनोनीत कितने होते हैं, 12। कौन करता है, राष्ट्रपति। जब हमने बताया था आपको, राष्ट्रपति पढ़ता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। और इनका आधार क्या होते हैं मनोनयन का, कि वो कला से हो,
साहित्य से हो, विज्ञान से हो, ठीक है, या उसने कोई सामाजिक कार्य किया हो, ठीक है, इन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों की मनोनयन करता है? वो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि राज्यसभा से संबंधित चीजें देखी कि जो राज्यसभा होती है उसका कहाँ जिक्र किया गया है। राज्यसभा एक संसद का भाग है अगर हम देखें तो, ठीक है। हमने देखा था सबसे पहले संसद देखा था कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम अभी राज्यसभा को देख रहे थे और फिर संसद में हमने क्या देखा था कि ये जनता के प्रतिनिधित्व की सर्वोच्च इकाई है, ठीक है। जो जनता व्यक्तियों को इलेक्ट करके, जो व्यक्तियों को चुन के भेजती है सरकार में, तो वो कहाँ देखने को मिलती है? वो हमको मिलती है संसद में, ठीक है। तो यानी कि ये जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं। यानी कि हमने क्या कहा था, संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ी थी हमने, तो उसमें क्या लिखा था पहली लाइन में प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग हैं। मतलब कि जो संविधान को जो शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जनता से मिलती है। तो जनता को कहाँ से शक्ति मिलती है? वो फिर संसद में। अगर जनता की शक्ति कहाँ है? संसद में है। तो हम क्या कहेंगे, जो आम जनता की जो संप्रभुता की जो अभिव्यक्ति होती कि जो जनता है भारत की, जो नागरिक हैं, उनकी जो संप्रभुता की अभिव्यक्ति होती है वो कहाँ जाके होती है? वो हम कहेंगे कि वो संसद में जाके अभिव्यक्ति होती है। और संसद क्या है? केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। यानी कि जो केंद्र सरकार है उसका एक विधायी अंग है, विधान बनाता है, पारित करता है, कानून बनाता है और उनको लागू करता है, ठीक है। तो ये हो गई। और इसके 3 अंग देखे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम पढ़ चुके हैं और राज्यसभा को हम देख लेते हैं। अभी हमने राज्यसभा को देखा था, ठीक है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी। संरचना का मतलब है कि उसमें कितने सदस्य होंगे, कैसे उनका निर्वाचन होगा, ठीक है। तो वही दिया गया आर्टिकल 80 में, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या कही है आर्टिकल 80 में? आर्टिकल 80 में सबसे पहली बात कही गई कि जो सदस्य संख्या होगी, क्या होगी? जो सदस्य संख्या होगी राज्यसभा की वो कितनी होगी? वो अधिकतम 250 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि जो राज्यसभा में जो सदस्य होंगे उनकी संख्या अधिकतम 250 होगी। और जो 250 सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होगा? इनका निर्वाचन होगा जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? राज्य विधानसभा को, यानी कि आज की बात करें तो एमएलए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी कि एमएलए। जो आपके एमएलए होते हैं वो इनको चुनेंगे किस प्रणाली से? जो राष्ट्रपति के लिए की जाती है एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली, ठीक है। तो इस प्रणाली से इनका चुनाव होता है। तो अभी तक हमने देखा कि इस प्रणाली का किस किस में प्रयोग किया गया। तो उसमें हमने देखा था कि एक तो राष्ट्रपति का भी चुनाव ऐसे ही होता है, इसमें भी आम जनता भाग नहीं लेती है। यानी कि जहाँ जहाँ एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली का चुनाव होगा वहाँ जनता वोट नहीं देती है। फिर कौन देता है? जो जनता के द्वारा चुना जाता है वो चुने हुए व्यक्ति इस चुनाव प्रणाली में भाग लेते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है। अब कौन बचा? अब ये आ गई राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो इसमें भी किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ये देखा था। फिर अगला क्या था इसी में राज्यसभा की संरचना से संबंधित? अगला था कि इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, यानी कि मनोनीत किया जाएगा। और 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति, ठीक है। और जो प्रतिनिधियों का आवंटन है, प्रतिनिधि का अगर हम यहाँ मतलब निकालें तो जो सीटों का आवंटन है वो 4थी अनुसूची में दिया गया है, ठीक है।
और अगर इनकी बेसिक सी बात करें तो जो सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो जनसंख्या को आधार बनाकर किया जाता है कि जिसकी जितनी अधिक जनसंख्या होगी उस राज्य का उतना अधिक प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, जिसकी जितनी अधिक जनसंख्या होगी उसका उतना, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की सबसे अधिक जनसंख्या है तो उसका प्रतिनिधित्व भी सबसे अधिक होगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला हमने इसकी संरचना देखी थी कि कैसे आती कि 12 मनोनीत होगा, कुछ संघ क्षेत्र से आते हैं। कितने संघ क्षेत्र हैं? 9 है, ये पहले की बात है। और 6 की जनसंख्या बहुत कम है, यानी कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर इसके सदस्य आते हैं, लेकिन जो पूरे टोटल है वहाँ से 8 सदस्य आते हैं यूटी से। ठीक है, तो इनकी जनसंख्या इतनी कम है कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, ये देखा था हमने। और फिर आखिरी में देखा था कि अगर इसको एक डायग्राम से समझें तो कैसे समझेंगे। ठीक है, तो हमने यही देखा था कि राज्यसभा लिखा, और राज्यसभा में हमने देखा कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 देखने को मिलती है। तो कैसे, अगर इसको समझें तो इस चार्ट के माध्यम से तो हम देखेंगे कि 2 सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित एक मनोनीत। अगर हम निर्वाचित की बात करें, ठीक है, किसकी? निर्वाचित की, तो निर्वाचित में आप देखेंगे कि 238 अधिकतम हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 238। ठीक है, 238 सदस्य अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 238 के 38 निर्वाचित हो गए तो कितने? 12 मनोनीत होते हैं। तो अगर इनको इसमें ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 250। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाता है। तो फिर देखेंगे कि वर्तमान में कितने हैं, तो हमने देखा कि वर्तमान में टोटल 245 है। तो इसमें राज्यों को, जो राज्य हैं, ठीक है, तो राज्यों से कितने हैं? 225 हैं। और जो संघ प्रदेश हैं, यूटीज हैं, जिनको हम यूटीज बोलते हैं, वहाँ से कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, ये तो होगा निर्वाचन वाले कि जिनको निर्वाचित किया गया सदस्यों द्वारा, एमएलए द्वारा आपके। और जो अगला सदस्य है वो होते हैं मनोनीत। कितने होते हैं? 12। और इनका मनोनयन कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। और इसके कई 4-5 आधार हैं, जैसे व्यक्ति कला का ज्ञानी हो, व्यक्ति साहित्य में पारंगत हो, व्यक्ति विज्ञान में पारंगत हो, और उसने कुछ सामाजिक कार्य किया है जो समाज के हित में। इसका मतलब है कि जो 12 व्यक्ति होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने समाज के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, जनता के लिए कैसा काम किया हो? वेलफेयर का काम किया है। कैसा काम किया हो? वेलफेयर का काम किया। अच्छा नाम रोज उन्होंने साहित्य में कुछ ऐसा लिखा हो कि जो समाज के लिए प्रेरणादायक हो, अच्छा हो। हिंदी साहित्य में अच्छा किया हो। जो भी साहित्य में बहुत प्रकार के होते हैं, हिंदी उर्दू जो भी है सब साहित्य में आता है। अगर इस प्रकार का काम किया है तो उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा। अभी रंजन गोगोई को बनाया गया, ठीक है, तो रंजन गोगोई ने ऐसा क्या किया कि उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया? उनका काम था न्याय देना, वो उनकी ड्यूटी थी। ना तो उन्होंने कोई सामाजिक कार्य किया, ना तो उन्होंने कोई कला का प्रदर्शन किया था, ना साहित्य में ऐसा कोई, ना विज्ञान में। लेकिन आज की राजनीति ऐसी है तो उसके चलते उन्हें बना दिया गया, और इस पर कई विवाद भी चल रहे हैं। और इन विवादों से संबंधित जब हम मेंस की कक्षाएं पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है, कि क्या विवाद है। क्योंकि प्री ओरिएंटेड क्लास में नहीं पूछा जाएगा कि कैसे, ठीक है, प्री ओरिएंटेड क्लास में आप देखेंगे तो क्वेश्चन को सीधा पूछा जाता है। इसका मतलब कि जो विवादित चीज़ें होती हैं उनको नहीं पूछा जाता, उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके मेंस में आएंगी। ठीक है, तो इस लिहाज से इसको यहीं तक सीमित रखना है। और राज्यसभा, ठीक है, तो ये राज्यसभा हो गई है। अब देखते हैं लोकसभा। अगला क्या चीज़ है अपनी? लोकसभा। ठीक है, संसद का अगला पार्ट क्या है? लोकसभा। लोकसभा, इसे निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन, यानी कि लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा, इसकी जो संरचना है
वो आपके आर्टिकल 81 में दी गई है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 81 देखेंगे तो उसमें लोकसभा की संरचना से संबंधित चीज़ें आपको देखने में मिल जाएंगी कि लोकसभा की संरचना कैसे होती है या उसका गठन कैसे किया जाता है। ठीक है, लोकसभा की संरचना से संबंधित चीज़ें कहाँ हैं, वो आर्टिकल 81 में है। ठीक है, अगर हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें वर्तमान में तो कितनी है, 552, यानी कि 552 की गई है। ठीक है, जिसमें जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता से चुन के आते हैं, ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जनता इनको प्रत्यक्ष चुनती है और राज्यसभा में जनता के प्रतिनिधि उनको चुनते थे। इसका मतलब है कि इनका चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। ठीक है, कैसे चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, कैसे चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। अगर राज्यों से बात करें कि इसमें राज्यों से कितने आते हैं, तो हम कहेंगे कि राज्यों से 530 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं, 530 सदस्य आते हैं। ठीक है, और संघ से बात करें तो संघ से आते हैं 20 सदस्य। ठीक है, कितने आते हैं, संघ से आते हैं 20 सदस्य। ठीक है, और जो इनका चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। कैसा होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि आम जनता, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या है कि आम जनता भी इनको चुनती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो मत देने का अधिकार रखता है। ठीक है, वो मत देने का अधिकार रखता है। लेकिन आपको पता है कि 61वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, ठीक है, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसी को प्रावधान किया गया था कि जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो उसको मतदान देने का अधिकार हो। उससे पहले क्या थी, यहाँ 21 वर्ष हुआ करती थी कि जो व्यक्ति 21 वर्ष का हो जाए वो मत दे सकता है। ठीक है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1988 में हुई थी उसमें इस एज को क्या किया, 21 से 18 कर दिया गया है। इसलिए आज आप देखते हैं कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है वो मतदान देने का अधिकार रखता है। यद्यपि जो मतदान का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये याद रखना। कई बार प्रश्न में आ जाता है कि कौन सा अधिकार, मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है कि विधि का अधिकार है कि कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो वो तुमको संसद के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो उसको मौलिक अधिकार नहीं मानते हैं हम। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो हमने देखा कि लोकसभा में कितने अधिकतम संख्या हो सकती है, 550। ठीक है, राज्यों से कितने आते हैं, 530 आते हैं। बाकी कहाँ से आते हैं, यूटी से आते हैं। और इस 2019 से पहले, ठीक है, 2019 से पहले एक 104वां अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, उस 4वें अमेंडमेंट में क्या होता था कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता था, नियुक्त करता था। कितने, 2 एंग्लो इंडियन को। ठीक है, अब ये प्रावधान कब खत्म कर दिया गया, 104वें संविधान संशोधन से। जो 104th अमेंडमेंट था उसमें अब ये प्रावधान नहीं रहा है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करे। इसका मतलब है कि अब लोकसभा में कोई व्यक्ति क्या नहीं होता है, मनोनीत नहीं होता। पहले राष्ट्रपति करता था लेकिन इसको 104वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया लोकसभा की संरचना। फिर क्या होता है कि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है, ठीक है, निर्वाचन तो एक क्षेत्र में होता है कि किस क्षेत्र में कितना होगा, कितनी सीटें होंगी। जैसे राज्यसभा में हमने देखा था कि जनसंख्या को आधार बनाकर, तो ऐसे ही इसका एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। ठीक है, और इन निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। क्या किया जाता है, लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि मान ली यूपी को कितनी है, यूपी को 80 हैं। तो इस प्रकार की ये जो सीटें होती हैं
उनका आवंटन किया जाता है निर्वाचन क्षेत्र में। और जो इसका भी आधार वही है कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या इनका आधार होती कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी उसकी अधिक होगी। तो आपने देखा होगा कि यूपी से कितने लगभग 80 एमपीज बनते हैं वहाँ। ठीक है, कितने एमपीज बनते हैं, लगभग 80 के आसपास बनते हैं। ठीक है, और जनसंख्या आधार बनाया जाते हैं। मान लेते हैं कि एक पैमाना रखा गया है कि जिस राज्य की, ठीक है, 60 लाख से जनसंख्या कम होगी तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होता है। वहाँ जो सीटें होंगी वो इस प्रकार जनसंख्या के आधार पर वितरित नहीं की जाएंगी। तो ये जो प्रावधान है वो कहाँ होता है, जिनकी जनसंख्या 60 लाख से अधिक है। ठीक है, तो वहाँ जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल जो इसकी जो चुनाव की क्षेत्र से संबंधित है वो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, जो लोकसभा के प्रत्येक राज्य की जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है उसको इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा कि सभी राज्यों का और सभी जो जनसंख्या है उनका प्रतिनिधित्व कैसा हो, समानता हो। यानी कि निर्वाचक क्षेत्र होता है तो वो प्रादेशिक इस प्रकार से उसकी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके, इस प्रकार से उनका आवंटन किया जाता है। ठीक है, यानी कि उनकी जनसंख्या के अनुरूप वहाँ की पार्लियामेंट में जो उनके निर्वाचित लोग हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि वहाँ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सही तरीके से हो सके। मान लो जिसकी जनसंख्या अधिक है उसका ज़्यादा हो गया। फिर अगला पॉइंट ये कहता है कि जो राज्यों के बीच है, इसका अगर एक मतलब निकालें तो इसका एक मतलब ये निकलता है जो राज्यों के बीच है और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है कि कोई राज्य बड़ा है, कोई राज्य छोटा है, किसी की जनसंख्या कम है, किसी की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वही राज्यों के बीच और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता का मतलब है कि इसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो, कोई छूट ना पाए। ठीक है, तो ऐसे करके सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या को आधार बनाकर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और राज्यों के बीच में जनसंख्या जो भी है तो एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित पॉइंट की कैसे इनकी संरचना होगी, कितने सदस्य होंगे और संबंधित चीजें। अब देखते हैं कि जो संसद सदस्य होते हैं, जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जो सदस्य होते हैं तो उनकी कुछ योग्यताएं होती हैं कि कौन, यानी कि अर्हताएं, कौन संसद का सदस्य बन सकता है, क्या हम बन सकते हैं या आप बन सकते हैं। तो उसकी कुछ योग्यताएं रखी गई कि व्यक्ति इन योग्यताओं को पूर्ण कर देगा तो वो संसद का सदस्य बन सकता है। तो सबसे पहली तो यही होती है, अगर आपने देखा होगा, पहली क्या होती है, तो सबसे पहली होती है कि वो भारत का नागरिक हो। ये तो कॉमन सी है कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, फिर आती है आयु से संबंधित। अगर आयु से संबंधित चीज़ों को देखें हम, तो अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसको 30 वर्ष चाहिए और जो लोकसभा का बन रहा है उसे 25 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, हम राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं जो होती हैं वो एक साथ देख रहे हैं कि कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जो डिफरेंस है वो हमने बताया, तो दोनों में होना चाहिए। अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनना है तो सबसे पहली बात तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य बने आपका, चाहे वो लोकसभा का बने। पहली शर्त क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त होती है आयु। तो हमने यहाँ लिखा कि आयु में अगर देखें तो जो राज्यसभा का सदस्य होता है तो उसको कितनी चाहिए, उसको चाहिए कि उसकी 30 वर्ष आयु हो राज्यसभा के सदस्य की, और लोकसभा का सदस्य बनना है उसको तो उसको चाहिए कि वो 25 वर्ष का हो। अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे कितना होना चाहिए लोकसभा का, 25 ईयर्स होना चाहिए।
अगर हमको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो वो 30 होना चाहिए, 30। ठीक है, तो ये आयु हो गया। अगला क्या है? अगला है कि वो उसे दिवालिया घोषित ना किया गया हो। क्या ना किया गया हो? दिवालिया। ठीक है, दिवालिया घोषित ना हो न्यायालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्या है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। कहाँ ना हो? लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ये तो योग्यताएं हैं। अब वो क्या होता है कि कई बार, ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी अयोग्यताएं होती हैं, निरयोग्यताएं होती हैं, जिनके चलते वो सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये है। अगर मान लेते ये तो योग्यताएं हो गई, कुछ निर्योग्यताएं होती हैं, इसका मतलब है अगर वो कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे उसको निर्हताएं प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि वो सदस्य नहीं रह सकता या नहीं बन सकता। तो सबसे पहली बात तो वही होती कि वो विधि का उल्लंघन करे। ठीक है, क्या करे? विधि का उल्लंघन, जो संसद द्वारा बनाई गई हो, विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर ले। अगर ऐसा करता है तो यहाँ से उसकी निर्हताएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उसकी निर्योग्यताएं होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अन्य क्या है, यानी कि जो अन्य प्रावधान किया गया है, कि जो संसद से संबंधित जो अन्य प्रावधान किए गए हैं कि उसकी जो निर्योग्यता है, तो पहली तो वही है कि दिवालिया घोषित ना हो। दूसरा है कि वो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ना कर ली, स्वेच्छा से ग्रहण ना कर ली हो। तीसरा है कि वो किसी भी संसद द्वारा जो किसी भी विधि बनाई गई है उसका उल्लंघन ना किया हो। ठीक है, अगला आता है कि एक दल बदल कानून सुना होगा आपने। क्या सुना होगा? दल बदल। ठीक है, दल बदल, इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था है 51 अमेंडमेंट हुआ था 1981 में। ठीक है, उस अमेंडमेंट के तहत 1885 में, ठीक है, 52 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। तो इसका पहला है कि जो राजनीतिक दल होता है, जो सदस्य जाता है, पार्टियां होती हैं, यहाँ लोकतंत्र है, और जब लोकतंत्र हो तो यहाँ विभिन्न दल होते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं। मान लेते हैं एक ये दल है, एक बी दल है, एक सी और डी। तो इस प्रकार के कई दल हैं। ठीक है, यहाँ सभी को संगठन बनाने की आज़ादी है, जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे। ठीक है, और इनके सदस्य चुन के क्या होते हैं कि संसद में जाते हैं। अगर ये सदस्य, ठीक है, तो ये जो दल बदल कानून है ये कुछ निर्योग्यताएं घोषित करता है, निर्हताएं घोषित करता है कि अगर सदस्य ऐसा करते हैं तो उनको उनके पद से हटाया जाएगा और उनको उस पद पे नहीं रखा जाएगा, यानी कि उस पद के योग्य नहीं है। तो पहला क्या है? पहला तो है कि वो जिस राजनीतिक दल में है, जिस राजनीतिक दल में है उस दल में वो त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, तो वो फिर सदस्य नहीं रहेगा संसद का। क्या है कि वो राजनीतिक दल को त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या फिर छोड़ के चला जाए। अगला क्या है? अगला है कि वो जो राजनीतिक दल है, दल के विरुद्ध मतदान करे। क्या करे? दल के विरुद्ध मतदान करे। क्या करे? दल के विरुद्ध मतदान करे या मतदान ही ना करे, मतदान ही ना करे। अगर कोई सदस्य है, सबसे पहले तो वो अगर त्याग पत्र दे देता है तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा, मतलब कि वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा क्योंकि उसने त्याग पत्र दे लिया। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि वो जिस दल से चुन के गया है, जिस राजनीतिक दल से चुन के गया संसद में, और संसद में किसी मत देना है उसको किसी पर, और वो ऐसा नहीं करता है, तो क्या माना जाएगा? तो माना जाएगा कि उसने राजनीतिक दल के विरुद्ध काम किया है। तो इस आधार पर उसको बर्खास्त या निर्योग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, और क्या होगा? मतलब कि अनुशासनहीनता होगी।
क्या होगी? अनुशासनहीनता। कौन लगाएगा? उस दल के द्वारा। अगर कोई दल उस पर अनुशासनहीनता लगाता है, अगर उसको उस अनुशासनहीनता में 15 दिन के अंदर उसको माफ नहीं किया जाता है, मान लेते हैं कि ये कोई पार्टी है पी और इसका सदस्य है ए, इसके ऊपर क्या है? अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता है कि जो पार्टी के रूल हैं, जो दल के रूल हैं, उसने मतदान नहीं किया। तो मतलब क्या है? मतलब यही है कि उसने उसकी बात नहीं मानी, अनुशासनहीन हुआ। अनुशासनहीन हुआ तो उस पर कार्रवाई की गई, ठीक है, अनुशासनहीनता। उसको 15 दिन के अंदर उस अनुशासनहीनता में माफ नहीं किया गया, 15 दिन के अंदर उस दल के द्वारा अगर उसको माफ नहीं किया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और कोई जो सदस्य है किसी राजनीतिक दल का है, अगर वो निर्दलीय, क्या होता है? अगर वो निर्दलीय सदस्य बन जाता है, ठीक है, या निर्दलीय चला जाता है, तो क्या होता है? वो भी अयोग्य हो जाता है। और दूसरा होता है कि वो मनोनीत की साइड हो जाता है, यानी कि जो मनोनीति प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वो 6 माह पश्चात सदस्य नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से दल बदल का जो कानून होता है, जो उस प्रकार की निर्योग्यताओं को लागू करता है, ठीक है। कौन कौन सी करता है? एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीजें हैं, क्वेश्चन में हमेशा आता है। एक यहाँ से आता है, आरपीएस से आता है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से आता है। तो सबसे पहले दल बदल की देख लेंगे। तो दल बदल तो यही कहता है कि आप दल ना बदलें या त्याग पत्र ना दें। अगर ऐसा करते हैं तो आप सदस्य नहीं रहेंगे। अगला कहता है कि आप दल के जो विरुद्ध मतदान ना करें, या मतदान ही ना किया हो, चाहे विरोध या ना किया हो। तो यानी कि इसका मतलब है कि उसको दल की जो नियमावली है, जो दल के नियम और कानून है, उनको मानना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको सदस्य की योग्यताओं से हटाया जाएगा, यानी कि उस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। अगर वो निर्दलीय हो जाता है या मनोनीत से संबंधित होता है कि उसको मनोनयन में हो जाता है या मनोनीत सदस्य बन जाता है, तो 6 माह के अंदर होता है जो उसकी सदस्यता समाप्त। निर्योग्यताएं जो होती है, निरहताएं, ठीक है। तो ये तो थी संसद सदस्य की दल बदल कानून के। दल बदल कहाँ है? हमने देखा कि इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है, और 52 जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उस अमेंडमेंट के तहत 1985 में था, इसको दल बदल कानून को रखा गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी आपने देखा होगा, चर्चा में भी रहा है, जब इसको मेंस में देखेंगे तो विस्तार से देखेंगे क्या एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, 10वीं अनुसूची क्या है। और इसका कई बार विरोध हो चलता है सरकार के और पार्टी के मध्य, राज्यपाल के मध्य। इन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। अब आता है एक नया लोक प्रतिनिधि अधिनियम। क्या आता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। ये भी सदस्यों की निर्योग्यता या निर्हताओं पर प्रश्न हटाता है, 1951, ठीक है। अगर ये योग्य निर्हताएं पाई जाती हैं तो व्यक्ति सदन का या संसद का सदस्य नहीं बनता है, ठीक है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट क्या कहता है? सबसे पहली वो तो ये कहता है कि वो निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। क्या हो? अगर वो निर्वाचन से संबंधित भ्रष्ट आचरण का हो, भ्रष्ट आचरण या दोषी पाया गया हो, ठीक है। पहला क्या कहता है कि वो निर्वाचन से संबंधित भ्रष्ट आचरण किया हो या दोषी हो, ठहराया जा चुका हो, तो वो सदस्य नहीं बन सकता है। दूसरा है कि वो अपराध सिद्ध हो चुका हो। क्या हो चुका हो? अपराध सिद्ध हो चुका हो, और 2 वर्ष से अधिक कारावास हो चुका हो। क्या हो चुका हो? 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो चुका हो, ठीक है। तो यह है कि 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो चुका हो, तो उस व्यक्ति को भी सदस्य बनने की कोई इच्छा नहीं है। दूसरा है कि जब चुनाव आयोग होता है तो जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा, जो निर्वाचन अधिकारी होता है, संस्था होती है, वो एक समय में क्या करती है कि
एक समय सीमा देती है, उस समय सीमा में वो चुनाव खर्चा यानी कि जो चुनाव में खर्च होता है, क्या होता है, उसका ब्यौरा न दे पाए। मान लेते हैं कि ये कोई पी व्यक्ति है, ठीक है, ये अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। जब चुनाव आयोग इसकी रिपोर्ट मांगता है कि हमें बताएं मिस्टर पी कि आपने कितना खर्च किया है, अगर वो एक समय सीमा के अंतर्गत उस ब्यौरे को, उस रिपोर्ट को चुनाव आयोग के सामने नहीं रखता है, तो क्या होगा, चुनाव आयोग उसको निर्हता के अंतर्गत उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है कि आप सदस्य नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और भ्रष्ट आचरण, और अगर इस प्रकार की कोई अपराधी है और उस पर दोष सिद्ध हो जाता है कि आप अपराधी हैं, ठीक है, दोष सिद्ध हो गया, इसके पश्चात अगर उसको 2 वर्ष से अधिक का कारावास होता है, कितना, 2 वर्ष से अधिक का कारावास होता है, तो भी वो सदस्य के लायक नहीं है, उसकी निर्हता है। अगर ऐसा होता है तो सदस्य नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला कहता है ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कि उसने सरकार के विरुद्ध, यानी कि जो सरकार होती है वो भ्रष्टाचार किया हो, उसने क्या किया हो, भ्रष्टाचार किया हो। अगर कोई सदस्य भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है तो उसको भी चुनाव से बर्खास्त या सदस्य नहीं बना जाएगा। अगली क्या है, अगला है कि वो किसी ऐसे जो सरकार का उपक्रम है और उसमें जिसमें सरकार की 25% से अधिक भागीदारी है, कितनी है, 25% से अधिक भागीदारी है, किसकी, गवर्नमेंट की, ठीक है। अगर वो ऐसे किसी उपक्रम में रहता है, किसी पद पर रहता है, तब भी वो क्या ठहराया जाएगा, वो उसकी निर्हता ही होगी, ठीक है। तो ये कुछ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से संबंधित जो सदस्य की निर्योग्यताएं थी, निर्हताएं थी, उनको हमने देखा। इससे आगे कल हम फिर इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे, कुछ और निर्योग्यताएं हैं जो इससे संबंधित हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और कल देखेंगे। क्लास छोटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलरिटी रखती हैं और कहीं ना कहीं आपसे सिली मिस्टेक हो जाती है, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आराम से देखेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि वही सदस्य की निर्हताएं आपने देखा कि दल बदल के आधार पर हैं, और कुछ निर्हताएं आपने देखा कि आरपीएस यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से हैं, और कुछ निर्हताएं संविधान में दी गई। तो अगर इन तीनों से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी निर्योग्यताएं किस में है या कौन सी निर्हता किस में है, ठीक है। तो इसलिए इनको बारीकी से अंतर देखना होगा, इसलिए इनको आराम से करते हैं और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।